मशहूर एक्ट्रेस जिसकी फिल्मों ने सत्ता के बंद कमरों तक हलचल मचा दी थी। फिर एक रात उसे बिना किसी ठोस अपराध के घर से उठा लिया गया और ऐसी अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया जहां से हर रात सिर्फ उसकी चीखें सुनाई देती थी। उससे बाहर पर एक फरार नेता का पता पूछा गया, लेकिन उसने सत्ता के सामने झुकने से इनकार कर दिया। करीब 1.5 साल बाद वह जेल से बाहर आई, मगर जिंदा लाश बनकर। आखिर उस एक्ट्रेस ने ऐसा कौन सा राज छिपा रखा था जिससे देश की सबसे ताकतवर सरकार भी डरती थी। जब भी हमारे दिमाग में एक्टर या एक्ट्रेस शब्द आता है तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? बहुत सारी लग्जरी, फैशन, बेहिसाब पैसा और बड़े बड़े राजनेताओं या बिजनेसमैन के साथ उनके करीबी रिश्ते या फिर कुछ खास इंटरव्यूज। लेकिन देखिए, आज की जो कहानी है ना, वो एक ऐसी बेहद मशहूर एक्ट्रेस की है जिसे उस वक्त की प्रधानमंत्री के सीधे आदेश पर जेल में डाला गया। उसे पूरी तरह टॉर्चर किया गया, नग्न अवस्था में घुमाया गया और फिर जेल में ही उसकी हत्या हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस की देश की प्रधानमंत्री, वो भी इंदिरा गांधी जैसी नेता से ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है कि उसके साथ इतना बुरा सलूक किया गया। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे जाना पड़ा। साल था 1932। भारत पर उस वक्त अंग्रेजों का राज था और जगह थी आंध्र प्रदेश। वहाँ एक बहुत ही गरीब रेडी परिवार रहता था। इतना गरीब के 2 वक्त की रोटी भी इस परिवार को नसीब नहीं होती थी। उस दौर में वहाँ ईसाई मिशनरियों का बहुत प्रभाव था। बहुत सारे पादरी आते, गरीब परिवारों से मिलते और उन्हें अपना धर्म से प्रभावित करते। कुछ धर्म से प्रभावित होकर तो कुछ थोड़ी बहुत आर्थिक मदद के लालच में आंध्र प्रदेश के कई परिवारों ने हिंदू धर्म, ईसाई धर्म अपना लिया। इन्हीं में से एक था ये रेडी परिवार और इसी परिवार में साल 1932 में एक बच्ची का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है स्नेहलता। परिवार भले ही बहुत गरीब, लेकिन स्नेहलता के पिता ने एक बात पक्के तौर पर ठान ली थी कि चाहे जो हो जाए उनके बच्चे अच्छी तालीम हासिल करेंगे और स्कूल में पढ़ेंगे। स्नेहलता का स्कूल में दाखिला होता है। शुरुआती सालों में ही उनके टीचर्स कहते हैं कि वो एक बहुत ही होनहार और इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। जैसे जैसे स्नेहलता बड़ी होती है, उन्हें आसपास की दुनियादारी की समझ आने लगती है। जो बात सबसे पहले उनके ध्यान में आती है वो ये थी कि गोरे अफसरों का भारतीयों के प्रति बर्ताव बहुत ही बुरा है और वो भारतीयों का बुरी तरह आर्थिक शोषण कर रही हैं। धीरे धीरे स्नेहलता के दिल में अंग्रेजों के लिए सख्त नफरत पैदा हो जाती है। अब जरा समझिए, क्योंकि टीन एज में स्नेहलता ने ईसाई धर्म को सीधे अंग्रेजों से जोड़कर देखा, इसलिए कुछ साल पहले उनके परिवार ने जो ईसाई धर्म अपनाया था, स्नेहलता ने उसे हमेशा के लिए त्याग दिया और अपना पुराना हिंदू नाम स्नेहलता ही वापस रख लिया। स्कूल की पढ़ाई पूरे होने के बाद स्नेहलता ने अपने आगे की पढ़ाई और कॉलेज की फीस भरने के लिए बच्चों को घर पर ट्यूशन पढ़ाने लगी। कॉलेज के दिनों में ही उन्हें एक्टिंग का बहुत शौक था, तो उन्होंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। इस थिएटर ग्रुप का नाम था मद्रास प्लेयर्स। असल में मद्रास प्लेयर्स कोई छोटा मोटा थिएटर ग्रुप नहीं था। उस वक्त ये इतना नामी ग्रुप था कि साउथ इंडियन फिल्मों के बड़े बड़े डायरेक्टर्स इससे जुड़े हुए थे और यहीं से अपनी फिल्मों के लिए साउथ इंडियन फिल्मों के कई बड़े डायरेक्टर्स की नज़र स्नेहलता पर पड़ी। उन्हें एक्टिंग का शौक तो था ही और वो इसमें बहुत अच्छी भी थी, लेकिन स्नेहलता के लिए फिल्मों में करियर बनाने के बीच एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि वो टिपिकल फिल्मों में जाना ही नहीं चाहती थी। असल में बचपन से ही वो एक बागी और क्रांतिकारी स्वभाव की लड़की थी। उन्होंने थिएटर भी इसलिए चुना था क्योंकि उनके नाटकों का मेन थीम समाज के सबसे पिछड़े, गरीब और दबे कुचले लोगों की परेशानियों को सामने लाना होता था। स्नेहलता को ये बिल्कुल शौक नहीं था कि वो टिपिकल हीरोइनों की तरह हीरो के साथ सिर्फ रोमांटिक सीन करे या गानों पर लिपसिंग करे। आखिरकार स्नेहलता को एक ऐसे डायरेक्टर मिले जिसका नाम था पट्टाभी रामारेड्डी। ये इंसान बिल्कुल वैसे ही फिल्में बना रहा था जैसे स्नेहलता करना चाहती थी, मतलब सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई फिल्में। दोनों के विचार मिलते थे तो बहुत जल्द दोनों में दोस्ती हो गई और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। स्नेहलता के माता पिता इस शादी के सख्त खिलाफ थी, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया, स्नेहलता शुरू से ही बागी ख्यालों की औरत थी। परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर उन्होंने पट्टाभी रामारेड्डी से शादी कर ली।
इसके बाद इस जोड़े ने आने वाले कई सालों तक साउथ इंडियन सिनेमा में कई बेहतरीन फिल्में बनाई। इनकी ज़्यादातर फिल्में समाज के कड़वे सच पर आधारित थी। कई फिल्में तो ऐसी भी रहीं जिन्हें सेंसर बोर्ड ने मंजूरी ही नहीं दी, क्योंकि सरकार को लगता था कि ऐसी फिल्में देखकर लोग सरकार के खिलाफ भड़क जाएंगे। पर स्नेहलता ने फिर भी कभी अपने करियर से समझौता नहीं किया और कभी मेन स्ट्रीम सिनेमा वाली टिपिकल फिल्में नहीं की। शायद अपने इसी क्रांतिकारी स्वभाव के कारण अब से कुछ सालों बाद ही स्नेहलता एक बेहद दर्दनाक मौत के मुंह में जाने वाली थी। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। देश को आज़ाद हुए बहुत साल हो गए थे, गोरे चले गए, भूरे साहब आ गए, पर स्नेहलता की फिल्मों का और सेंसर बोर्ड का जो 36 का आंकड़ा था वो वैसे ही चलता रहा। फाइनली साल आता है 1971। स्नेहलता की एक ऐसी फिल्म आती है जिसने सेंसर बोर्ड और सरकार दोनों को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। सेंसर बोर्ड ने इसे रिलीज करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि फिल्म में सरकार को पूरी तरह से भ्रष्ट दिखाया गया था और बताया गया था कि कैसे दबे कुचले लोगों का आर्थिक और शारीरिक शोषण होता है। अगले 4 सालों तक ये फिल्म सेंसर बोर्ड में अटकी रही। स्नेहलता कोर्ट तक भी गई पर कोई राहत नहीं मिली। फिर आता है साल 1975। 1975 के बिल्कुल शुरुआती हफ्तों में ये फिल्म, जिसका नाम संस्कार था, रिलीज होती है। पूरे दक्षिण भारत में हर इंसान की जुबान पर बस इसी फिल्म का नाम था। लेकिन स्नेहलता के लिए फिल्म की रिलीज़ का यह समय बहुत ही बुरा साबित हुआ। यहीं से कहानी बदलती है। 1975 वही साल था जब भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी घोषित कर दी थी और इंदिरा गांधी की सीक्रेट एजेंसियों के जरिए स्नेहलता का नाम उन तक पहुंच चुका था। एजेंसियों के मुताबिक स्नेहलता वो नाम थी जो सरकार के लिए एक बगावती सुर थी, जिसे हर हाल में दबाया जाना चाहिए था। 1975 में ही एक और नेता थे जो इंदिरा गांधी की आंखों में पूरी तरह से चुभ रहे थे। वो थे भविष्य के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस। ये वही जॉर्ज फर्नांडिस हैं जिन पर बाद में शहीदों के कफन का घोटाला करने का बहुत ही घिनौना आरोप लगा था। पर फिलहाल हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब पावर ने उन्हें करप्ट नहीं किया था और वह समाज के दबे कुचले लोगों, खासकर रेलवे कर्मचारियों की आवाज़ थी। अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण स्नेहलता और उनके पति जॉर्ज फर्नांडिस के काफ़ी करीब थे। जब जून 1975 में इंदिरा गांधी ने देश भर में इमरजेंसी लगाई तो सारे छोटे बड़े नेताओं को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। लेकिन एक इंसान जो शुरुआती हफ्तों में इंदिरा गांधी के हाथ नहीं आया, वो था उनका दुश्मन नंबर 1 जॉर्ज फर्नांडिस। और जॉर्ज फर्नांडिस तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था, स्नेहलता। स्नेहलता को गिरफ्तार करके इंदिरा गांधी के 2 निशाने लगते। पहला, स्नेहलता खुद एक बगावती आवाज थी और दूसरा, उन्हें गिरफ्तार करके और सख्ती से पूछताछ करके जॉर्ज फर्नांडिस का पता लगाया जा सकता था। फाइनली दिल्ली से हुक्म जारी होता है। स्नेहलता को गिरफ्तार किया जाता है और बेंगलोर की सेंट्रल जेल में भेज दिया जाता है। जिस दिन स्नेहलता को गिरफ्तार किया गया, सबसे पहले उसी रात उन पर बेइंतहा तशद्दुद ढाया गया। उन्हें फिजिकली टॉर्चर किया गया, पूरी रात पीटा गया। सवाल सिर्फ एक था, जॉर्ज फर्नांडिस का पता बताओ। लेकिन स्नेहलता ने अपने मुंह खोलने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद स्नेहलता को बेंगलोर सेंट्रल जेल में आम कैदियों से बिल्कुल अलग थलग एक ऐसी जगह रखा गया जिसे हम काल कोठरी भी नहीं कह सकते, उल्टा उसे किसी छोटे जानवर का पिंजरा कहना ज्यादा सही होगा। जमीन के नीचे बना एक ऐसा सेल था जहाँ रोशनी की एक किरण भी नहीं जा सकती थी। जगह इतनी छोटी थी कि आप वहाँ ठीक से सीधी होकर बैठ भी नहीं सकते थे। बेंगलोर सेंट्रल जेल से बहुत दूर स्नेहलता के घर पर उनके बच्चों और पति का इस बारे में कुछ पता नहीं था कि उन्हें किस जुर्म में पकड़ा गया और वे कब छूटेंगी। हर रात स्नेहलता की बहुत बारी मारपीट होती है, उन्हें बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है। सोचिए, एक वो औरत जिसने इतनी शानदार फिल्में बनाई, गरीबों की आवाज उठाई, उसे कई मर्द पुलिस वालों के सामने पूरी तरह निर्वस्त्र करके पीटा जाता था। उस छोटे से पिंजरे में ना कोई हवा थी ना रोशनी, वहाँ सिर्फ स्नेहलता थी या फिर उसका अपना ही मलमूत्र। स्नेहलता के साथ वहाँ जो भी टॉर्चर हुआ उसके एक और गवाह थे जिन्होंने इमरजेंसी के बाद जेल से बाहर आकर अपनी कहानी में स्नेहलता का जिक्र किया।
वो थे भारत के भविष्य के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी को भी इमरजेंसी के दौरान उसी जेल में रखा गया था। बाद में मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में अटल बिहारी ने कहा, जितना समय मैं उस जेल में रहा, तकरीबन हर रात मुझे और बाकी कैदियों को एक औरत की चीखें सुनाई देती थी। हमें पता था कि अंदर किसी औरत को हर रात टॉर्चर किया जाता है। मुझे बहुत बाद में पता चला कि वो औरत और कोई नहीं, स्नेहलता थी। लगातार इतना भयंकर टॉर्चर सहने के बावजूद स्नेहलता ने जॉर्ज फर्नांडिस का कोई राज नहीं खोला। न ही पुलिस वालों को उनके खिलाफ कोई सबूत मिला। उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से गैर कानूनी थी। अब आता है जनवरी 1977। स्नेहलता को उस छोटे से पिंजरे में रहते हुए कई महीने हो चुके थे। उनकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। बचपन से ही वह दमे की मरीज थी, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। जब पुलिस वालों ने देखा कि उनकी हालत बहुत खराब हो रही है, तो एक दिन उन्हें पुलिस वैन में डालकर सरकारी अस्पताल ले जाया गया और वहां करीब 12 महीनों बाद पहली बार उन्हें अपने बच्चों से बात करने दी गई। इतने लंबे समय बाद स्नेहलता अपनी बेटी नंदना रेड्डी से मिली। माँ बेटी ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया, लेकिन ये मुलाकात सिर्फ कुछ मिनटों की थी। पुलिस वाले फिर आए, माँ बेटी को अलग किया और स्नेहलता को वापस उसी जेल में ले गई। अब क्योंकि सबको पता लग गया था कि स्नेहलता हर पल मौत के करीब जा रही है, इसलिए 15 जनवरी 1977 को उन्हें अस्थायी तौर पर जेल से छुट्टी दी गई। लेकिन हैरानी की बात ये है कि सिर्फ 5 दिन बाद ही बेंगलुरु पुलिस ने उन्हें वापस उठा लिया और एक बार फिर से उनके साथ वही सलूक शुरू किया। स्नेहलता मानसिक तौर पर तो नहीं हारी थी, लेकिन उनका शरीर अब पूरी तरह हार चुका था। इस बार पुलिस का टॉर्चर न सह पाने के कारण सिर्फ 2 दिन बाद ही स्नेहलता इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गई। इस तरह एक ऐसी एक्ट्रेस की दर्दनाक मौत हुई जिसने कभी टिपिकल फिल्में नहीं बनाई, न रोमांटिक सीन किए और न ही कभी सत्ता के आगे घुटने टेके। आज के कलाकारों की जिंदगी से बिल्कुल उल्ट थी स्नेहलता की जिंदगी। वो चाहती तो उनके पास बहुत ज्यादा पैसा, एक शानदार करियर और आलीशान जिंदगी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने जो रास्ता चुना उससे उन्हें सिर्फ टॉर्चर और एक बेहद दर्दनाक मौत मिली। स्नेहलता की जिंदगी की तरह ये कहानी और ये वीडियो यहीं खत्म होता है।